नमस्कार। डेटा की इस दुनिया में हम सबका स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही शानदार टूल समझने वाले हैं, बोलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह बस हमें यह बताता है कि डेटा का झुकाव किस तरफ है। लेकिन चलिए शुरू एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या हर तरह का डेटा, मतलब बिल्कुल हर डेटा, परफेक्टली सिमेट्रिकल या संतुलित होता है? अगर हम असल दुनिया को देखें, जैसे लोगों की इनकम, एग्जाम के मार्क्स या बाजार में फलों का वजन, तो हम पाएंगे कि परफेक्ट सिमेट्री तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और बस यहीं पर स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। स्क्यूनेस कुछ नहीं, बस किसी भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री की कमी को नापने का एक तरीका है। सोचिए एक क्लास के बारे में। अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर आते हैं और कुछ के बहुत अच्छे और कुछ के बहुत खराब, तो डेटा शायद सिमेट्रिकल होगा। लेकिन तब क्या होगा अगर बस 2-4 स्टूडेंट्स के नंबर इतने ज्यादा आ जाएं कि वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग हों? बस यही वो चीज है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरफ स्क्यू यानी झुका देगी। चलिए अब इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए देखते हैं कि डेटा की ये अलग-अलग आकार असल में दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां स्क्रीन पर एक परफेक्ट बेल कर्व यानी घंटी जैसा आकार दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर डेटा बीच में है और दोनों तरफ बिल्कुल बराबर फैला हुआ है। ऐसे केस में स्क्यूनेस होता है 0, मतलब 0। इसके बाद आता है पॉजिटिव स्क्यू। यहां डेटा की पूंछ या टेल दाईं ओर ज्यादा लंबी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर डेटा तो बाईं ओर इकट्ठा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी वैल्यूज हैं जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दाईं ओर खींच रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोगों की इनकम, जहां ज्यादातर लोग एक रेंज में कमाते हैं, पर कुछ बहुत अमीर लोग औसत को काफी ऊपर खींच ले जाते हैं। और फिर इसका ठीक उल्टा होता है नेगेटिव स्क्यू। यहां डेटा की लंबी पूंछ बाईं ओर होती है, मतलब ज्यादातर डेटा तो दाईं ओर है, लेकिन कुछ बहुत छोटी वैल्यूज उसे बाईं ओर खींच रही हैं। जैसे सोचिए कि लोग किस उम्र में रिटायर होते हैं। ज्यादातर लोग एक तय उम्र के आसपास रिटायर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही पहले रिटायर हो जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में खींचता है। तो हमने ये आकार तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि हम इस झुकाव को, इस असंतुलन को ठीक ठीक नापते कैसे हैं? और यहीं पर हमारा आज का हीरो बाउलीज कोफिशिएंट सामने आता है। देखिए, स्क्यूनेस नापने के और भी तरीके हैं, जैसे कि पियर्सन्स मेथड, लेकिन उसमें आपको मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब की जरूरत पड़ती है। बोलिस मेथड की खासियत यह है कि ये सिर्फ क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कई बार कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्वार्टाइल्स क्या भला है? ये बहुत आसान है। क्वार्टाइल्स वो वैल्यूज होती हैं जो किसी भी डेटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में बांट देती हैं। बस ऐसे सोचिए जैसे आप एक केक को 4 बराबर टुकड़ों में काट रहे हों। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक असली उदाहरण के साथ समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये रहा हमारा सैंपल डेटा। इसमें पोजीशन है, फ्रीक्वेंसी मतलब हर पोजीशन कितनी बार आई, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बस हर स्टेप पर फ्रीक्वेंसी को जोड़ती जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा टोटल डेटा 230 ऑब्जर्वेशंस का है। हम इसे 3 आसान स्टेप्स में करने वाले हैं। पहले हम क्वार्टाइल ऑब्जर्वेशंस का पता लगाएंगे, फिर उन ऑब्जर्वेशन से क्वार्टाइल की असली वैल्यूज निकालेंगे, और आखिर में बोली के फॉर्मूले में सब कुछ डाल देंगे। सिंपल। ओके, तो स्टेप 1, हमें पहले क्वार्टाइल यानी Q1 की लोकेशन पता करनी है। ये हमें बताता है कि हमारे डेटा में 25% का निशान कहां पर है। इसका फॉर्मूला है n+1/4, जहां n हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 230। तो कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है 57.5। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये Q1 की वैल्यू नहीं है, ये बस उसकी पोजीशन है। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे क्वार्टाइल Q2 की पोजीशन पता करते हैं, जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। ये हमारे डेटा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसका फॉर्मूला है n+1/2, जिससे हमें मिलता है 115.5। और आखिर में तीसरे क्वार्टाइल यानी Q3 की पोजीशन, जो 75% का निशान है। इसका फॉर्मूला है 3 गुना n+1/4, और इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 173.25। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास तीनों क्वार्टाइल्स की पोजीशंस आ गई हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 2, इन पोजीशंस को असली वैल्यूज में बदलना।
याद है? Q1 की पोजीशन 57.5 थी। अब हम अपनी टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखते हैं। पहली लाइन 60 पर खत्म होती है और क्योंकि 57.5 60 से छोटा है तो हमारा पहला क्वार्टाइल इसी ग्रुप में है। अब इस ग्रुप की पोजीशन वैल्यू क्या है? वो है 0। तो हमारा Q1 हुआ 0। चलिए यही तरीका Q2 के लिए अपनाते हैं। इसकी पोजीशन थी 115.5। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में नीचे जाते हैं। पहली लाइन 60 पर खत्म होती है, ये तो छोटा है। अगली लाइन 120 पर खत्म होती है। क्योंकि 115.5 60 और 120 के बीच आता है, Q2 इसी दूसरे ग्रुप में है। इस लाइन की पोजीशन वैल्यू है 1, तो हमारा Q2 हो गया 1। और अब आखिर में Q3, जिसकी पोजीशन है 173.25। हम टेबल में देखते हैं 170 तो छोटा है, अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 190 है, तो Q3 उस ग्रुप में आएगा जिसकी पोजीशन वैल्यू 3 है, इसलिए Q3 हुआ 3। बहुत अच्छे। अब हमारे पास तीनों जरूरी वैल्यूज हैं, Q1 इक्वल्स टू 0, Q2 इक्वल्स टू 1 और Q3 इक्वल्स टू 3। चलिए अब हम फाइनल स्टेप पर पहुंच गए हैं। हमारे पास सारी जरूरी वैल्यूज हैं, अब हमें बस इन्हें सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है। ये रहा बोलीज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। जरा इसे ध्यान से देखिए। ऊपर का हिस्सा मतलब न्यूमरेटर असल में मीडियन से ऊपरी और निचले क्वार्टाइल्स के बीच की दूरी की तुलना कर रहा है। अगर ये दूरियां बराबर होती तो नतीजा क्या होता? 0, यानी परफेक्ट सिमेट्री। अब अपनी वैल्यूज डालते हैं। Q3 है 3, Q1 है 0 और Q2 है 1। और इसे हल करने पर हमें हमारा जवाब मिलता है 1/3 या कहें 0.33। ठीक है, तो हमें एक नंबर मिल गया 0.33। लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है? ये हमारे डेटा के बारे में आखिर बता क्या रहा है? तो 0.33 का मतलब क्या हुआ? याद कीजिए हमने शुरू में क्या समझा था। 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव स्क्यू को दिखाता है। क्योंकि हमारा नतीजा 0.33 है, जो 0 से बड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसका मतलब है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की पूंछ दाईं ओर है, जिसमें कुछ हाई वैल्यू आउटलायर्स हैं। और बस यही तो है स्टैटिस्टिक्स की ताकत। 0.33 जैसा एक छोटा सा नंबर हमें हमारे डेटा के आकार और उसके फैलाव के बारे में एक पूरी कहानी बता सकता है। तो अगली बार जब आप किसी डेटा सेट को देखें तो खुद से पूछें, इस डेटा का आकार कौन सी कहानियां बता रहा हो सकता है?